हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो पे आज हम कवर करेंगे सीडीपी का पार्ट 2। इसमें हम फर्स्ट जो पेपर था 2021 का उसके क्वेश्चंस को कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत में के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी बात उस सिद्धांत की एक अवस्था नहीं है। तो कोहलबर्ग ने जो नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था उसमें टोटल कितने स्टेज थे? 6 स्टेज थे और 3 लेवल थे। ठीक है, तो हर लेवल में 2-2 स्टेज थे। ठीक है, 2-2 अवस्थाएं। तो उन 3 अवस्थाओं में कौन कौन सी थी? प्राक रूढ़िगत थी, रूढ़िगत भी थी, पश्च रूढ़िगत भी थी। ठीक है, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल एंड पोस्ट कन्वेंशनल, ये तीनों थी। तो सेंसरी मोटर जो था वो नहीं था। संवेदी प्रेरक किसका था? ये था पियाजे का। ठीक है, इसका जो पहला स्टेज था उसमें 3 से लेके 7 साल के बच्चों के बारे में बताया गया है। ठीक है, उनकी मेंटालिटी कैसी होती है। और उसके बाद दूसरा जो लेवल था उसमें बताया है 8 से लेके 13 साल के बच्चों का। और जो तीसरा और लास्ट था उसमें 18+ बच्चों का। ठीक है, बेसिकली उनकी एज के हिसाब से उनकी मेंटालिटी कैसे चेंज होती है और उनका कैसे मोरल डेवलपमेंट होता है, तो वही उसने अपने सिद्धांत में बताया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक छात्र गणित के प्रश्न करते हुए एक प्रश्न पर अटक गया। कुछ समय सोचने के बाद अचानक उसे युक्ति सूझी तथा समस्या हल हो गई। इस प्रकार के अधिगम को कहते हैं। अधिगम मतलब होता है लर्निंग। ठीक है, तो इस प्रकार के अधिगम को क्या कहते हैं, ये पूछा गया है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा, सूझ द्वारा अधिगम। ठीक है, उसने सूझबूझ लगाई अपनी और उसको सवाल का जो हल था वो मिल गया। ठीक है, और बाकी के जो ये ऑप्शन दे रखे हैं ये बेसिकली उनके सिद्धांत थे। और इसमें बताया गया था कि आदत के अनुसार कैसे कोई भी काम करता है। जैसे इसमें एक डॉग पे प्रयोग किया गया था और एक बिल्ली पे प्रयोग किया गया था ना। ओके, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विद्यार्थियों में पाई जाने वाली अधिगम शैलियों में भिन्नता के कारण हो सकते हैं। अधिगम मतलब लर्निंग, तो जो डिफरेंसेस होते हैं लर्निंग स्टाइल के, तो उनका कारण क्या है ये पूछा गया है। ठीक है, तो विद्यार्थी के समाजीकरण की प्रक्रिया, विद्यार्थी द्वारा अपनाई जाने वाली चिंतन की युक्तियाँ, परिवार का आर्थिक स्तर, बालक का पालन पोषण। तो परिवार का आर्थिक स्तर या बालक का पालन पोषण किस तरह से हुआ है, ये इस बात से फ़र्क पड़ सकता है क्या किसी के लर्निंग स्टाइल में? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, और विद्यार्थी द्वारा अपनाई जाने वाली चिंतन की युक्तियाँ, हाँ, कोई विद्यार्थी कैसे किसी चीज़ को सोचता है, इस बात से पूरा फ़र्क पड़ता है उसके लर्निंग स्टाइल में। ठीक है, अब किसी को लिख के याद होता है, किसी को वीडियो देख के याद होता है, किसी को सुन के। ठीक है, ये अलग अलग स्टूडेंट पे डिपेंड करता है कि वो सोचता कैसे है या फिर उसको कैसे ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सी मानसिक स्वास्थ्य की योग्यता नहीं है। तो मेंटल हेल्थ के बारे में इसमें पूछा गया है। संतुलित, एकीकृत तथा समन्वित विकास, वास्तविकता की स्वीकृति, सेखी बघारना, नियमित दिनचर्या। तो आपको ऑप्शन देख के ही पता चल गया होगा कि इसका जो करेक्ट आंसर है वो सी है। तो मेंटली अगर कोई हेल्थी है तो ये नहीं होगा। ठीक है, बाकी ये सारी चीज़ें हैं, संतुलित, एकीकृत एवं समन्वित विकास एंड वास्तविकता की स्वीकृति। अगर किसी में है तो मान लो कि आप मेंटली स्वस्थ हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 5वां क्वेश्चन, उच्च स्तरीय ज्ञानात्मक कौशलों का विकास करने में निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त है। ठीक है, तो हायर लेवल के जो ज्ञानात्मक कौशल है उनके विकास करने में कौन सर्वाधिक उपयुक्त है ये पूछा गया है। व्याख्या निदर्शन, भूमिका अभिनय, चर्चा सत्र या फिर खोज अधिगम। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा, वो इंक्वायरी लर्निंग होगी। ठीक है, जैसे तभी तो हायर क्लासेस में जो है वो रिसर्च बेस्ड उनको असाइनमेंट दिए जाते हैं और पीएचडी वगैरह भी करते हैं ना। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। विद्यार्थियों में समस्या समाधान योग्यता के पोषण का एक महत्वपूर्ण तरीका है। प्रॉब्लम सॉल्विंग के बारे में इसमें पूछा गया है। विमर्शक अभिवृत्ति निर्माण को उत्प्रेरित करना, उन समस्याओं पर बल देना जो उनके लिए वास्तविक है, औपचारिक तर्कणा तकनीक का प्रशिक्षण देना, सर्वमान्य उत्तर देने या स्वीकार करने से इनकार करना। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
औपचारिक तर्कणा तकनीक का प्रशिक्षण देना। अगर किसी को आप रीजनिंग टेक्निक्स बता रहे हो तो वो उसको हेल्प करेगा किसमें, प्रॉब्लम सॉल्विंग में, ठीक है। फिर चाहे वो उनके लिए वास्तविक हो चाहे ना हो, जो भी बाकी ऑप्शन में दे रखे हैं, ठीक है। अगर उसकी रीजनिंग अच्छी है तो वो किसी भी प्रॉब्लम को अच्छे से सॉल्व कर पाएगा। अगला क्वेश्चन देखो 7वां, पाठ्यक्रम से भाव है। तो यहाँ पे एक टर्म होता है पाठ्यक्रम और एक होता है पाठ्यवस्तु। पाठ्यवस्तु वो होती है जिसको हम सिलेबस बोलते हैं, ठीक है, हमारे सब्जेक्ट के सिलेबस होते हैं। और पाठ्यक्रम को करिकुलम बोलते हैं। करिकुलम के अंडर सब कुछ आ जाता है, विद्यार्थी द्वारा जो भी स्कूल के अंदर किया जाता है, मतलब जो भी उसके द्वारा प्राप्त किया जाता है, चाहे वो डिफरेंट टाइप के स्किल्स हो या फिर कोई और नॉलेज हो, प्रैक्टिकल नॉलेज। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विद्यार्थी द्वारा स्कूल में प्राप्त किए गए सभी अनुभव, ये सब करिकुलम या फिर पाठ्यक्रम के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन है, NIVH संबंधित है। NIVH तो इंग्लिश वाले पोर्शन में अगर आप देखो तो यहाँ पे विजुअली हैंडीकैप्ड लिखा है ना, तो यहाँ पे VH और यहाँ पे आप इसका फुल फॉर्म देख भी सकते थे, तो ऐसे भी कर सकते थे। तो यही इसका आंसर है, ऑप्शन ए, दृष्टिबाधितों से संबंधित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, पूर्व भाषाई बधिरता होती है। तो प्रीलिंगुअल डीफनेस किससे होती है, ये है ऑप्शन ए, भाषा अर्जन से पूर्व है। पूर्व लिखा है ना यहाँ पे, ठीक है, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, श्रवण बाधितों के लिए कक्षा कक्ष व्यवस्था का कौन सा आकार सबसे ज़्यादा प्रभावशाली है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा अर्धवृत्ताकार। साइंस वालों को ये समझ में आ रहा है कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है, साइंस वाला टॉपिक आपने पढ़ा होगा। अगला क्वेश्चन देखो, कौन सी अधिगम विशेषता मानसिक मंद बालक की नहीं है, ठीक है। ऑप्शन ए, धीमी गति से सीखना, शीघ्र भूलना, अनुकरण से सीखना। तो जो मानसिक रूप से मंद बुद्धि वाला बालक होगा वो धीमी गति से सीखेगा, ठीक है, उसकी स्पीड कम होगी सीखने की, और शीघ्र जल्दी भूल जाएगा, और अनुकरण से सीखेगा मतलब नकल करेगा दूसरों की, और दूसरे को देख के वैसा ही करने की कोशिश करेगा, मतलब ऐसे सीखेगा, ठीक है। तो सामान्यीकरण की क्षमता उसमें नहीं होगी, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सामान्यकरण मतलब किसी भी टिपिकल चीज़ को या कॉम्प्लेक्स चीज़ को वो जनरलाइज नहीं कर पाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दृष्टिबाधितों के लिए एकीकृत शिक्षा का उद्देश्य है। एकीकृत शिक्षा क्या होती है, इंटीग्रेटेड एजुकेशन जिसको बोलते हैं। तो इसमें सभी प्रकार के बच्चों को, मतलब चाहे वो दृष्टिबाधित हो, सामान्य हो, स्वस्थ हो, या फिर उसको हियरिंग प्रॉब्लम है, तो सबको एक साथ एक क्लास में और एक ही मेथड से पढ़ाया जाता है। तो ऐसा क्यों किया जाता है, इसका मेन जो उद्देश्य है वो क्या है, ये इसमें पूछा गया है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, सामाजिक एकीकरण होगा और सामाजिक मान्यता होगी, ठीक है। क्लास के जो नॉर्मल बच्चे हैं वो समझ पाएंगे दूसरों की प्रॉब्लम को और उनको एक सामाजिक मान्यता देंगे, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा, ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन है, एक बालक किसी कहानी के अनेक शीर्षक बताता है, उसमें योग्यता है। अब देखो, अगर कोई बालक है और उसको कोई कहानी वो पढ़ता है और उसके वो अलग अलग शीर्षक बताता है, तो उसमें उसकी अभिव्यक्ति प्रवाह की योग्यता होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, डिस्फेजिया। देखो कल वाले वीडियो में हम पूछा गया था कि डिस्ग्राफिया क्या होता है, ठीक है, तो वो लेखन से संबंधित समस्या थी। और आज पूछा है इस वाले पेपर में डिस्फेजिया क्या है, तो ये है भाषाई असामान्यता, ऑप्शन डी। तो ये कुछ डिसऑर्डर होते हैं बच्चों में, इनको एक बार देख लेना, ठीक है, बहुत सारे होते हैं ये, और एक ना एक क्वेश्चन इसमें बनता है। अब देखो ये दोनों ही पेपर एक ही टाइम के थे, मतलब ये फर्स्ट पेपर और जो पहले मैंने कराया है वो सेकंड पेपर, और दोनों में ही अलग अलग चीज़ पूछी गई है, एक एक क्वेश्चन, ठीक है। तो इनसे क्वेश्चन बनते हैं, इनको पढ़ लेना एक बार। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संज्ञान जानने की प्रक्रिया है जिसमें सम्मिलित नहीं है सोचना। संज्ञान है तो सोचोगे ही, समझोगे भी और समस्या का समाधान भी करोगे, तो सीखी बिगाड़ना नहीं होगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर, ठीक है, नहीं है पूछा गया है, ये इजी था।
अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत संज्ञानात्मक विकास की 4 प्रमुख अवस्थाओं का प्रतिपादन करता है? तो पियाजे का सिद्धांत सबने पढ़ रखा है। पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत इसका करेक्ट आंसर है। पियाजे ने 4 अवस्थाओं के बारे में बताया था, ठीक है, संज्ञानात्मक विकास का, और उसमें उसने विभिन्न आयु वर्गों में उनको विभाजित किया था। पहला जो स्टेज था वो था सेंसरी मोटर, 0 से 2 साल के बच्चों में ये होता है। दूसरा जो स्टेज था वो था प्री ऑपरेशनल, ये 2 से 7 साल के बच्चे। तीसरा जो था वो था कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, वो था 7 से 11 साल के बच्चे। चौथा था फॉर्मल ऑपरेशनल, वो था 11 से 15 साल के बच्चे। और क्वेश्चंस में कभी कभी ये ईयर पूछ दिया जाता है या फिर कभी मैच करने के लिए दे दिया जाता है, तो इनको आप ध्यान में रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी निम्नांकित गतिविधि स्थानिक बुद्धि से संबंधित नहीं है? तो देखो, स्थानिक बुद्धि से जो क्वेश्चन था वो कल वाले वीडियो में भी आया था, तो ये जो मल्टीपल इंटेलिजेंस वाला टॉपिक है इसको भी देख लेना एक बार, ओके। और आप चाहो तो मैं वीडियो बना दूंगी इस पर शॉर्ट वाला। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, एक जटिल उपकरण को इकट्ठा करना, ठीक है, असेंबलिंग अ कॉम्प्लेक्स अप्लायंस। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मंदबुद्धि बालकों हेतु कौन सी अभिप्रेरक प्रविधि अधिक उपयोगी होगी? ठीक है, तो जो मंदबुद्धि बालक होगा उसको आप कैसे मोटिवेशन दोगे, तो ये यहाँ पे पूछा गया है, कौन सी प्रविधि मोटिवेशन की वहाँ पे उसके लिए कारगर सिद्ध होगी? तो पुरस्कार एवं प्रशंसा, दंड, निंदा या फिर चुनौती। अब वो मंदबुद्धि है, अगर उसको चुनौती से ही समझना होता तो वो मंदबुद्धि थोड़ी होता, वो तो चैलेंजेस लेता। ये तो अच्छे दिमाग वाले की क्वालिटी हुई ना। और निंदा और दंड दोगे तो उस पे भी उसको निगेटिविटी आएगी और वो मोटिवेट नहीं हो पाएगा, ठीक है, उसको वो मतलब निगेटिव ही लेगा। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा, पुरस्कार एवं प्रशंसा। जो मंदबुद्धि के लोग होते हैं ना, तो उन पे भी ये चीज़ लागू होती है। उनकी अगर कोई भी मतलब सामने में थोड़ी सी भी प्रशंसा कर दे या फिर छोटा मोटा कोई पुरस्कार दे दे, वो खुश हो जाते हैं कि यार हमें तो इतना अच्छा ये मानते हैं करके। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी विशिष्ट बालकों की विशेषता नहीं है? ठीक है, गिफ्टेड चिल्ड्रन, यहाँ पे इंग्लिश वाला भी देख लिया करो कि क्या है। तो गिफ्टेड चिल्ड्रन के बारे में इसमें पूछा गया है कि कौन सी उनकी विशेषता नहीं है। तो वे अपनी आयु के अधिकांश बच्चों से अधिक जल्दी व स्वतंत्र रूप से सीखते हैं। हाँ, ये तो होती है विशेषता, तभी तो उनको गिफ्टेड बोलते हैं, ठीक है। उनका शब्दकोश अधिक विकसित होता है तथा उनके पढ़ने व लिखने के कौशल अधिक उन्नत होते हैं। हाँ, ये भी होता है, ठीक है। अगला ऑप्शन, वे स्वयं को सामान्य उपलब्धि के मानकों से ऊपर नहीं रखते हैं, तभी तो वो विशिष्ट बालकों की श्रेणी में आते हैं, ठीक है। तो यही यहाँ पे, एक मिनट, यहाँ पे नहीं पूछा गया है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ये इसकी क्वालिटी नहीं होगी, ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। बाकी वे ऑप्शन डी देखो, वे चुनौतीपूर्ण व कठिन कार्यों में भी बहुत अभिप्रेरित रहते हैं। तो जो गिफ्टेड बच्चे होते हैं उनकी ये क्वालिटी होती है, ठीक है। आप लोगों में से कोई है तो बताना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण कौशलों की विशेषता नहीं है? टीचिंग स्किल्स की विशेषता इसमें पूछी गई है कि कौन सी नहीं है, ठीक है। इनमें से 3 होंगे और एक नहीं होगा, और जो नहीं होगा वही इसका आंसर होगा, ठीक है। देखते हैं, शिक्षण कौशल शिक्षक क्रियाओं अथवा व्यवहारों से संबंधित होते हैं। हाँ, टीचिंग स्किल टीचर से और उनकी जो भी क्रियाएं होती हैं उनसे संबंधित होते तो हैं, ठीक है। तो ये नहीं होगा आंसर। शिक्षण कौशल छात्रों के सीखने में सहायता एवं सुगमता प्रदान करते हैं। हाँ, तभी तो टीचर उनका यूज करता है, ठीक है। ऑप्शन सी, शिक्षण कौशल कक्षा शिक्षण व्यवहार की सभी इकाइयों से संबंधित होते हैं। तो देखो, सभी इकाइयों से संबंधित नहीं होते हैं, ठीक है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। और ऑप्शन डी भी देखते हैं क्या लिखा है, शिक्षण कौशल शैक्षिक विशिष्ट उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायक होता है। हाँ, अब अगर जैसे किसी टीचर को किसी विशिष्ट चीज़ को वहाँ पे समझानी है तो उसको अलग स्किल को यूज़ करके बताएगा। माना उसको किसी जगह को बताना है तो उसके लिए वो मैप लाएगा और उसको मैप से समझाएगा, ठीक है।
ये टीचिंग ऐड हो गया, बट स्किल्स भी ऐसे ही यूज होते हैं, ठीक है। अगर उसको कुछ स्पेशल चीज़ समझानी है तो वो अलग अलग स्किल्स का यूज कर सकता है उसमें, जिससे बच्चे को वो टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाए। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षण की प्रकृति की सटीक व्याख्या नहीं करता, ठीक है। नेचर ऑफ टीचिंग। ऑप्शन ए, शिक्षण एक अंतःक्रिया है। हाँ, टीचर और स्टूडेंट के बीच अंतःक्रिया है एक शिक्षण, मतलब टीचिंग इंटरेक्शन है स्टूडेंट और टीचर के बीच में, तो ये तो है। और यहाँ पे नहीं पूछा गया है, ठीक है, तो ये तो होगा। शिक्षण कला और विज्ञान दोनों है। हाँ। शिक्षण एक विकासात्मक प्रक्रिया है। यस। एंड शिक्षण केवल शिक्षक के लिए ही उपयोगी है। अगर टीचिंग सिर्फ टीचर के लिए उपयोगी होता तो बच्चों का क्या होता। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है, नहीं पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अधिगम को स्पष्ट रूप से परिभाषित करता है। तो कौन सा इसमें से स्टेटमेंट है जो लर्निंग को अच्छे से डिफाइन करता है, ठीक है, परिभाषित। अधिगम प्रक्रिया तथा परिणाम है। अधिगम एक सतत प्रक्रिया है। अधिगम व्यवहार परिवर्तन की प्रक्रिया है। हाँ, तो ये तीनों ही होंगे। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। अधिगम प्रक्रिया होती है, मतलब जो भी प्रोसेस होता है वो होता है, और उसके बाद जो रिजल्ट आता है उससे क्या होता है, व्यवहार में परिवर्तन। और अधिगम एक सतत प्रक्रिया है, निरंतर, हाँ, चलते रहती है, मतलब जब हम स्कूल जाते हैं, फिर क्लास 1 2 3, ठीक है, सतत प्रक्रिया, अलग अलग स्टेजेस आते हैं सीखने के। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण विधि नहीं है, ठीक है। तो प्रश्नोत्तर विधि, हाँ, प्रश्नोत्तर से हम सीख सकते हैं, मतलब पढ़ा सकते हैं और सीख सकते हैं दोनों। और साक्षात्कार विधि, तो ये सीखने की, मतलब शिक्षण विधि नहीं है ये, ठीक है, सिखाने की विधि नहीं है, ये परीक्षण की विधि में आता है। तो ब्रेनस्टॉर्मिंग विधि, ये भी शिक्षण विधि है। अन्वेषण विधि भी शिक्षण विधि है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, 24th वाला, निम्नलिखित में से शिक्षण के सूत्र कौन से हैं। तो मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग आपने पढ़े होंगे ना, तो उनको एक बार देख लेना। और प्रैक्टिकल सी चीज़ें होती हैं, अगर आप उसको समझोगे, जैसे ज्ञात से अज्ञात की ओर, मतलब कोई चीज़ आप बच्चे को पता है तो उससे लेके चलोगे, और जो उसको पता नहीं है वहाँ तक लेके चलोगे उसको पढ़ाने में, ठीक है। और स्थूल से सूक्ष्म की ओर, मतलब कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट ले जाओगे। और सरल चीज़ है, मतलब किसी भी जटिल चीज़ को आप सरल से जटिल की ओर ले जाओगे, मतलब उसको समझाने का जो मेथड है। और पूर्ण से अंश की ओर, ठीक है, जैसे हमारा पूरा एक सिलेबस होता है, उसको हम अंश में अलग अलग पार्ट या लेसन्स में डिवाइड करते हैं, तो ऐसे पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये सारे ही होंगे 1 2 3, ओके, उपरोक्त सभी दिया है ना, ऑप्शन डी, वेट, यस, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन से कारक व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं। तो पर्सनालिटी को कौन से कारक जो है प्रभावित करते हैं, ये इसमें पूछा गया है, ठीक है। तो दैहिक या वंशानुक्रम संबंधी कारक, मनोवैज्ञानिक कारक, पर्यावरणीय कारक, या फिर प्रयोगात्मक कारक। तो फिजिकल और हेरिडेटरी जो डिटर्मिनेंट्स होते हैं ये भी इफ़ेक्ट करते हैं, और साइकोलॉजिकल भी कारक होते हैं, पर्यावरणीय, इन्वायरमेंटल, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इफ़ेक्ट करते हैं किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व को, पर्सनैलिटी को। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 2 एंड 3। और जो ये 4th वाला दे रखा है, प्रयोगात्मक कारक, एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेंट्स, तो ये इफ़ेक्ट नहीं करते हैं किसी की भी पर्सनैलिटी को, ठीक है। और एक टॉपिक होगा आपके उसमें, पर्यावरण और जो उसकी हेरिडिटी है वो कैसे एक बच्चे को इफ़ेक्ट करती है उसके ग्रोथ में और डेवलपमेंट में, और ये पर्सनैलिटी वगैरह में, या फिर उसकी स्टडीज़ में। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको एक बार देख लेना, ठीक है। मतलब ये सारी जो भी चीज़ें हैं ना, साइकोलॉजिकल चीज़ें, इनको आप अपनी लाइफ से कनेक्ट करते हुए सीखो, ठीक है। इसके लिए आपको मतलब रटने की ज़रूरत नहीं है, आप उसको अगर अपनी लाइफ से रिलेट करते हुए पढ़ोगे तो बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। आप अपने आसपास, जैसे अगर जैसे पियाजे का सिद्धांत था, उसमें आप अपने आसपास के बच्चों को मतलब उदाहरण के रूप में देख सकते हैं, ठीक है। तो ऐसी हर चीज़ आप इस वाले टॉपिक पे सीख कर 30 नंबर आराम से ला सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान एक शिक्षक के लिए आवश्यक है क्योंकि,
तो एजुकेशनल साइकोलॉजी होती है वो एक टीचर के लिए क्यों ज़रूरी होता है, वो क्यों ज़रूरी होता है, चलो देखते हैं। नवीन शिक्षण तकनीकियों का ज्ञान प्रदान करता है। तो टेक्नोलॉजी और मनोविज्ञान कोई कनेक्शन नहीं है, ठीक है। तो समस्त शैक्षिक समस्याओं का सफलतापूर्वक समाधान करने में सहायता करता है। हाँ, ये हो सकता है। मूल्यांकन की नवीन तकनीकियों को सीखने में शिक्षक की सहायता करता है। नहीं, ये फिर से तकनीकियाँ वाला आ गया। और लास्ट ऑप्शन क्या दे रखा है, शिक्षक को स्वयं को समझने में सहायता करता है। ये कोई बात होती है क्या? नहीं। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। समस्त शैक्षिक समस्याओं का सफलतापूर्वक, मतलब जितनी भी उसको टीचिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम होती हैं उनको उनका समाधान करने में एक टीचर की मदद करता है, ठीक है। तभी तो अगर साइकोलॉजी पढ़ेगा तभी बच्चों को समझ पाएगा, उनको कैसे समझ में आए और उनकी प्रॉब्लम क्या है टीचिंग और लर्निंग से रिलेटेड। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, इसीलिए तुम्हारा 30 नंबर का इसमें दे रखा है ये वाला पोर्शन। अगला क्वेश्चन, वृद्धि और विकास की प्रक्रियाओं के संदर्भ में कौन सी बात सही है? दोनों प्रक्रियाएं प्राकृतिक हैं। वृद्धि प्राकृतिक प्रक्रिया है तथा विकास में बाह्य कारक की आवश्यकता होती है। यदि वृद्धि संतोषजनक है तो विकास स्वतः हो जाता है। दोनों प्रक्रियाएं बिना बाह्य हस्तक्षेप के साथ चलती हैं। तो वृद्धि विकास ये तो पहला ही टॉपिक होता है इस चैप्टर में, मतलब इस पोर्शन में तो आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी, वृद्धि प्राकृतिक प्रक्रिया है तथा विकास में बाह्य कारक की आवश्यकता होती है। बाह्य कारक क्या होते हैं? जैसे सामाजिक, पारिवारिक और आर्थिक, ये सारे जो कारक हैं वो तुम्हारे डेवलपमेंट में सहायता करती हैं। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। और वृद्धि प्राकृतिक प्रक्रिया है। वृद्धि मतलब शारीरिक वृद्धि, पहले आप बच्चे होते हो, फिर जवान, फिर बूढ़े, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, व्यक्तित्व के विकास में विरासत तथा परिवेश की भूमिका के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी बात सही है? तो फिर से पर्सनैलिटी वाला क्वेश्चन आ गया है और इसमें ये देखो, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, इन दोनों का रोल पूछा गया है, ठीक है। ये किस प्रकार से संबंधित है? चलिए ऑप्शन देखते हैं। अच्छी विरासत बुरे परिवेश की क्षतिपूर्ति कर सकती है। मतलब अच्छी विरासत, अगर कोई हेरिडिटी किसी की अच्छी है तो अगर वो बुरे एनवायरनमेंट में भी जाता है तो वो बिगड़ेगा नहीं, ऐसा कुछ है क्या? ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो विरासत तथा परिवेश का योगदान बराबर होता है, ऐसा भी नहीं है। बुरा परिवेश अच्छी विरासत को दबा सकता है, नहीं। ऑप्शन डी, अच्छा परिवेश बुरी विरासत की क्षतिपूर्ति कर सकता है और यही इसका करेक्ट आंसर है। और वो कैसे है, आप प्रैक्टिकल जो एग्जांपल है उसको देखो। गुड एनवायरनमेंट कैन मेकअप ऑफ पुअर हेरिडिटी, अगर कोई अच्छे परिवेश में जाता है तो वो अगर पैतृक रूप से बुरा भी है तो वो सुधर जाता है, ठीक है। अब पैतृक रूप से बुरा या फिर जो भी विरासत के रूप में जो उसको बुराई मिलती है, जैसे कोई चोर के बच्चे हैं माना, वो उसी सोसाइटी में रहेंगे तो वो भी ऑब्वियसली वही सब सीखेंगे, लेकिन अगर उनको बचपन में ही अच्छा परिवेश मिल जाए तो वो सुधर सकते हैं, ठीक है, और उनमें वो बुराइयां नहीं आएंगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने बौद्धिक विकास को आयु से संबंधित बताया है? तो अभी हमने ऊपर पियाजे के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस किया था, उसने अलग अलग स्टेज में अलग अलग आयु के रूप में विभाजित किया है ना अपने सिद्धांत को। तो जीन पियाजे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं और लास्ट क्वेश्चन है, किसी वयस्क के आक्रामक व्यवहार को देखने मात्र से बच्चे आक्रामकता सीख लेते हैं, यह विचार किसका है? तो ये है ऑप्शन डी, बांदुरा और उसके साथी। तो ये क्वेश्चन मतलब इनसे रिलेटेड कल भी एक क्वेश्चन बना था, तो इनके सिद्धांत को भी एक बार देख लेना आप, क्योंकि जो बाकी के हैं ना सिद्धांत देने वाले तो उनको तो सबने पढ़ा है, जैसे ब्रूनर हो गया, कोलबर्ग एंड पियाजे और वाइगोत्स्की, ये सब।
तो ये बाकी के बचे हुए जो हैं इनके भी बारे में थोड़ा बहुत ब्रीफ में देख लो कि किस चीज़ से रिलेटेड इनका सिद्धांत है करके। ओके, तो 30 के 30 क्वेश्चन हमने यहाँ पे कर दिए। अपने दोस्तों को भी ये प्लीज़ शेयर कर देना, और वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कर देना, ठीक है। ऐसी वीडियो आती रहेंगी यूटेट से रिलेटेड, ठीक है। और आपने अभी तक ये वीडियो पूरी देख रहे हो और आपको किसी और स्पेशल